तब से लागू होगा वो बैन। लेकिन एक छोटी सी लाइन में ये भी लिखा था कि अगर केंद्र सरकार को ये लगता है कि ये 6 महीने तक भी इंतज़ार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस संगठन की हरकतें बहुत ही नामाकूल हैं, तो ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो बैन फौरन चालू हो जाएगा। ये आप भी समझ जाएंगे, सीधी सी बात है कि 1967 से लेकर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 महीने का इंतज़ार नहीं किया। वो जो भी बैन लगाया, जिस पे लगाया, वो ये कह के कि बहुत ही मुश्किलात में हम लोग हैं, इसलिए इसको फ़ौरन चालू हो जाना चाहिए। लेकिन ट्राइब्यूनल बैठती है, अभी भी वो कानून है। तो इत्तफाकन जब मैंने फरवरी 2008 में इसकी ओर पलट के देखा, सिमी के बारे में सोचना शुरू किया, तो उसी वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीसरी बार बैन लगाया था। पहली बार लगा था 2001 सितंबर में, 2 साल ख़त्म हुए। दूसरी बार लगा 2003 सितंबर में। जब 2005 सितंबर में वो बैन सिमी पे ख़त्म हुआ, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी, ये पोटा वोटा हटा रहे थे। तो सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक इन्होंने उसको होल्ड पे रखा, कुछ किया नहीं। लेकिन फरवरी 2008 में कांग्रेस की सरकार ने, जो कि मुसलमानों के बड़े सपोर्टर बनते हैं और आप सब लोगों का वोट लेने के लिए दिन रात वो यही सोचते रहते हैं कैसे मुसलमानों का वोट लिया जाए, और आप लोग देने भी चले जाते हैं, तो उन्होंने फरवरी 2006 में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी ने बैन लगा दिया सिमी पे। और ये 2008 में चौथी बार, माफ़ी चाहता हूँ, चौथी बार बैन लगा था 2008 फरवरी में। तभी एक ट्राइब्यूनल बैठा, एक जज थी गीता मित्तल, हैं अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट की, उनके अंडर में ट्राइब्यूनल बनाया गया। मैं वहाँ ट्राइब्यूनल में पहुँच गया, अकेला जर्नलिस्ट मैं था वहाँ पर। अगले समझिए कि 3 से 4 महीने वो ट्राइब्यूनल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गया, जिसमें औरंगाबाद भी था। जब मैं यहाँ पर आया था 2 रोज़ के लिए जून 2008 में, चेन्नई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, भोपाल, उदयपुर, ये सब जगह पर ट्राइब्यूनल जाता था लोग। और उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिप्टी एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल जाते थे, 2-4 वकील चलते थे, लोकल पुलिस आती थी, वो बताती थी कि क्या हालत है, कैसे है। और सिमी के अपने जो पूर्व अध्यक्ष वगैरह या जो लोग थे, उनके अपने वकील वहाँ पर रहते थे, वो भी ट्राइब्यूनल में खड़े होकर अपनी बात करते थे। सबसे बड़ी बात ताज्जुब की मुझे लगी कि इतना ज़्यादा इस देश में टेररिज्म को लेकर पब्लिक जागरूक है और मीडिया के लिए सबसे बड़ी स्टोरी है टेररिज्म, लेकिन उस ट्राइब्यूनल में मैंने कभी किसी जर्नलिस्ट को देखा ही नहीं। अगर कोई आता था तो 2-4 उर्दू पेपर के जर्नलिस्ट आ जाते थे, वो भी हैदराबाद में आए, औरंगाबाद में कोई नहीं आया, यहीं आपके यहाँ हाई कोर्ट में यहाँ पे सिटिंग हुई थी, बॉम्बे में हुई, मुंबई में, वहाँ कोई नहीं आया, त्रिवेंद्रम में कोई नहीं आया। मैं वैसे तो कमीज़ पैंट भी पहनता हूँ, कभी कुर्ता पजामा ज़्यादातर पहनता हूँ, लेकिन चूँकि सिमी के ट्राइब्यूनल में जाता था तो मैं थोड़ा तमीज़ के काले जूते और आधे यहाँ की कमीज़ वो बगैर छापे वाली और सादी पैंट पहन लेता था। तो 2-3 दिन तक तो वहाँ जज साहब ने और सब ने समझा कि मैं ज़रूर कोई आईबी का आदमी होऊंगा, क्योंकि चुपचाप मैं कोने में बैठ जाता था वहाँ जाकर। जर्नलिस्ट तो उनको इल्म भी नहीं हो सकता था कि जर्नलिस्ट भी कोई आएगा। त्रिवेंद्रम में पहली सिटिंग हुई जब दिल्ली के बाहर, जज साहब मुझे दिल्ली में 4-5 बार देख चुकी थी, तो उन्होंने, मैं पीछे बैठा था और वहाँ कोई नहीं था उस पूरे हॉल में, मुश्किल से जज साहब थे, उनके एक उनके पेशकार थे, 2 एक और नुमाइंदे थे, दोनों तरफ के वकील थे, और मैं बैठा था। थोड़ी देर बाद सब मुझे पलट पलट के देखे, उनको समझ में नहीं आया ये कौन आदमी, कोई पहचान ना पाया, उनको समझ में नहीं आया कि किसकी तरफ से ये आदमी। जज साहब ने मुझसे पूछा आर यू फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा नो लॉर्डशिप, आई एम फ्रॉम तहलका मैगजीन, आई एम अ जर्नलिस्ट। तब से सब मुझे पहचान गए। उसके बाद से इतनी बेबुनियाद कहानी थी, मुझे लगता था जब तक 10, 15, 20, 25 दिन बीते तो मुझे लगने लगा कि मेरे हाथ कोई लॉटरी लग गई है, क्योंकि इतने केसेस मैंने देखे और उनके अभी डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं औरंगाबाद का भी केस है और मैंने उस पर लिखा भी, तहलका ने उसको अगस्त में छापा भी, आप लोग इंटरनेट पर पढ़ना चाहें आप उस पर पढ़ सकते हैं। अभी आलम नकवी साहब ने बताया कि उन्होंने तर्जुमा करके मेरे उन सभी रिपोर्टों को अपने अखबार में भी छापा था उन्होंने, और तमाम यूपी वगैरह के भी उर्दू अखबारों ने छापा था। केरल में तो
सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट है, वहाँ के लोगों ने मलयालम में उसको ट्रांसलेट करके उसको छापा और बेचा भी उसको 40-40 रुपए का। सच्चाई ये है कि सिमी के नाम पर जितने भी केसेस चलाए गए, 100 में 99 केसेस में जो भी अक्यूज्ड थे, अभियुक्त थे, वो छूटते चले गए। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान की पुलिस सिवाय कन्फेशन के कोर्ट के सामने कुछ लाती नहीं है। अगर कुछ होता है तो वो आरडीएक्स होता है। अखबार पढ़ पढ़ के मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर दूसरा मुसलमान अपने झोले में आरडीएक्स लेके चलता है। जो गवाह होते हैं वो गवाह 20-20 किलोमीटर दूर से लाए गए होते हैं, तो कोर्ट में वहीं ये कहानी गिर जाती है, भाई आपने दिन में 12 बजे मोहल्ले में बीच में जाके एक आदमी के घर में आपने दबिश दी, उसको गिरफ्तार किया, और जो 2 गवाहों के सिग्नेचर उसमें हैं वो 20 किलोमीटर दूर से आए, जिसमें से एक जो है लड़का वो पुलिस स्टेशन के सामने चाय की दुकान लगाता है। ऐसे किस्सों की भरमार। त्रिवेंद्रम में एक लड़का, और सिमी का ही लड़का, उसको जेल में डाला, उसके ऊपर आरोप लगाया कि वो 26 जनवरी को नहीं 15 अगस्त को एक मीटिंग कर रहा था। दिन के टाइम मीटिंग थी, कैलिकट में थी शायद, मुझे याद नहीं, 2.5 बरस हो गया है, लेकिन कहीं बड़े शहर में थी। उसके पास से किताबें निकली, ये नाम थे किताबों के। जज ने पूछा कि भाई ये किताबें निकली तो इससे क्या मतलब है आपका? तो बोले साहब ये किताबें जो हैं टेररिस्ट किताबें हैं। तो उन्होंने कहा क्या ये किताब हिंदुस्तान में छपी है? बोले जी हाँ हिंदुस्तान में छपी है। बोले क्या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने बैन किया है? तो पुलिस बोली नहीं, बैन तो नहीं किया। बोले क्या ये किताबें जो है जिस अक्यूज्ड है उसने जमात इस्लामी की लाइब्रेरी से ली थी, तो क्या आपने लाइब्रेरी पे, जमात इस्लामी की लाइब्रेरी पे आपने केस किया? तो बोले नहीं, लाइब्रेरी पे तो हमने केस नहीं किया। तो बोले आपने इस किताब के पब्लिशर पे केस किया? बोले नहीं, इस किताब के पब्लिशर पे तो हमने केस नहीं किया। और जितना भी माल मिलता था पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह से, वो अगर कोई एविडेंस दिखाते थे तो ये कहते थे इसके पास ये सीडी मिली। सीडी में क्या है? जो इंटरनेट पे ओसामा बिन लादेन की फोटो है वो है, जो यूट्यूब पे उसके वीडियो हैं वो है। तो आप ये मानिए कि जिस सिमी को, वो इधर बम फटता नहीं था कि सारे टीवी वाले बताने लगते थे। उस जमाने में एक होम मिनिस्टर हुआ करते थे शिवराज पाटिल, और उनके छोटे भाई हुआ करते थे जायसवाल जी, कानपुर वाले। तो जायसवाल जी को लगता था कोई उनके पास कोई तिलस्म है जो उनको फौरन मंत्र फूंक देता, बता देता कौन था ये, कहाँ का रहने वाला था, टेररिस्ट कहाँ से आया था, किस गली में पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, किस तंजीम से था। तो वो जायसवाल जी, श्री कृष्ण जायसवाल, हर वक्त बता देते थे सिमी के हाथ जुड़े हैं, सिमी और लश्कर तैयबा के हाथ जुड़े हैं। एक पत्रकार हैं हिंदू के, प्रवीण स्वामी, वो एकदम निहायत ही फिल्मी अंदाज में वो पूरी कहानी बता देते थे कि कहाँ हुआ कि ये फलाना आदमी औरंगाबाद से निकला, फिर ये मालेगांव गया, रात को 2 बजे फलाने होटल में बैठ के इसने खाना खाया, रात को ट्रेन पकड़ी, सुबह दिल्ली गया, दिल्ली से नेपाल गया, नेपाल में उसने दाढ़ी साफ की, पासपोर्ट जलाया, पाकिस्तान चला गया, ईरान चला गया, ईरान से पाकिस्तान चला गया। ये सारी कहानी प्रवीण स्वामी ने मालेगांव, अजमेर, समझौता एक्सप्रेस सबके बारे में बनाई हुई है। अभी तो शायद वो इधर दूसरी कहानी बना रहे होंगे, मैंने उनको पढ़ना पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। अब ये सारी कहानियां कहां से आ रही हैं, कौन बता रहा है? आप लोगों को मालूम होगा कि इराक पे, याद होगा आपको, मालूम तो है ही है लेकिन याद होगा कि इराक पर हमले से पहले अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया था कि सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की शक्ति है और वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन WMD हैं। उसका सिलसिला क्या था? जॉर्ज बुश के उपराष्ट्रपति थे डिक चेनी। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार की एक रिपोर्टर थी जूडिथ मिलर, बाद में उनको जेल भी जाना पड़ा था। जूडिथ मिलर को डिक चेनी ने बुलाया और बोले जानती हो तुम, सद्दाम के पास न्यूक्लियर वेपन आने जा रहा है और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। मैं ऑफ द रिकॉर्ड तुम्हें बता रहा हूं, CIA ने मुझे सब बताया। CIA के ऊपर ये डंडा चलाए हुए थे पूरे टाइम। अभी एक अंग्रेजी फिल्म आई है फेयर गेम, अगर आप लोग उसको देखेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि किस तरह से डिक चेनी और जॉर्ज बुश जबरदस्ती CIA से ये कहलवा रहे थे कि हाँ